हाय, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, सो हेडिंग दे दो यहाँ पे लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे वेव नेचर ऑफ मैटर का। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सो वेव नेचर ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट है। सो एक लाइट का दो नेचर होता है, मतलब डुअल नेचर इसलिए हम लोग बोलेंगे उसको। एक नेचर क्या था, एक वेव नेचर था, दूसरा नेचर क्या था, पार्टिकल नेचर। सो वेव नेचर क्या होता है लाइट का, अगर हम लोग वेव नेचर देखेंगे तो वेव, और एक होता था पार्टिकल नेचर। ठीक है, सो हम लोग वेव नेचर में क्या स्टडी करें थे। सो फेनोमेना ऑफ, अगर वेव नेचर होगा लाइट का तो हम लोग उसमें क्या क्या आएगा, इंटरफेरेंस आएगा। सो लाइट को अगर वेव नेचर से देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे वेव नेचर इंटरफेरेंस, सेकेंड क्या होगा, डिफ्रैक्शन, थर्ड पोलराइजेशन। ठीक है, ये हम लोग कब देखेंगे, जब लाइट को हम लोग वेव तरह की ट्रीट करेंगे, वेव लेवल। ठीक है, और पार्टिकल को क्या होगा, पार्टिकल में क्या क्या देखेंगे हम लोग, इफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इफ लाइट एज ए पार्टिकल नेचर, तो हम लोग देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर। सो पहला क्या होगा, एक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा होगा कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब देखो, तो इन दोनों केस में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर, तो इन दोनों में हम लोग क्या देखेंगे, इन्वॉल्व एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, अब इन दोनों में क्या इन्वॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होगा एनर्जी एंड दूसरा होगा मोमेंटम। तो क्या इन्वॉल्व होगा, एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, so radiation behave as transfer moment, sorry, energy and momentum transfer होगा इन दोनों केस में। so momentum transfer। ठीक है, इफ रेडिएशन, इफ नोट कर लो यहाँ पे, रेडिएशन एक चीज है, बिहेव एज इट मेड अप ऑफ बंचेस ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन क्या था, हम लोग पिछले लेक्चर में स्टडी करें, व्हाट इज फोटोन। so behave as it is branches, it is made up, it is made up of a branches of particle, branch of particles, and this branch is called photon। तो पिछले लेक्चर हमने स्टडी किया था व्हाट इज फोटोन, तो वो लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा व्हाट इज फोटोन। इफ रेडिएशन इज ए डुअल, अगर रेडिएशन में डुअल नेचर देखेंगे, मतलब एक होगा वेव नेचर, दूसरा होगा पार्टिकल नेचर। सो डी ब्रॉगली से इफ, अगर हम लोग जो रेडिएशन होगा यहाँ पे, रेडिएशन अगर हम लोग देखेंगे तो एक होगा वेव का रेडिएशन और एक होगा पार्टिकल का रेडिएशन। तो दो तरह के देखेंगे अगर इन डुअल रेडिएशन, एक होगा वेव एंड पार्टिकल्स।
रेडिएशन। सो ड्रीबॉगली, आज का लेक्चर पर बेस्ड है ड्रीबॉगली के ऊपर। ड्रीबॉगली एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। द ड्रीबॉगली सेड मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो ड्रीबॉगली स्टेट्स दैट और सेड दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रीबॉगली का कॉन्सेप्ट। ड्रीबॉगली डी स्मॉल होता है और ब्रॉगली का बी कैपिटल होगा। ब्रॉगली सेड, उन्हें क्या बोला, मूविंग पार्टिकल्स ठीक है ऑफ मैटर, particles of matter should display wave-like properties. Should display wave-like property. Properties under suitable condition. ठीक है, दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। नाउ द टू बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट क्या होगा, एक होगा मैटर एंड एनर्जी। ये दो जो बेसिक रहेगा। इफ द रेडिएशन शो ए डुअल एस्पेक्ट, इफ रेडिएशन shows that dual aspect, so de Broglie proposed that the wavelength lambda associated with a particle momentum p. So de Broglie ने क्या proposal दिया था यहाँ पे देखो। So de Broglie proposed, कब प्रपोज किया तुमने, इफ द रेडिएशन शोज डुअल एस्पेक्ट, इफ रेडिएशन शोज डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, ये याद रखना और हम लोग ना पूरा नोट्स बना के स्टडी करेंगे। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट, so the wavelength lambda associated with a particle momentum p. So wavelength lambda क्या होगा, associated with a particle, of momentum p, particle of momentum p. सो क्या इक्वेशन मिलेगा, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलेगा, वो है p इक्वल टू h ओवर लैम्डा। p क्या है, p है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, h क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ऐसी तरह भी लिख सकते हैं। सो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा होता है क्या, वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लैम्डा वेवलेंथ, p मोमेंटम, सो लैम्डा इक्वल टू h बाय p और h ओवर p। इफ p इज ए मोमेंटम, अगर p को हम लोग मोमेंटम से डिस्क्राइब करेंगे, p तो मोमेंटम ही होगा, सो मोमेंटम इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। सो मैटर वेवलेंथ आल्सो कॉल्ड de Broglie वेवलेंथ। तो इस लैम्डा को हम लोग बोलेंगे de Broglie वेवलेंथ। ठीक है, सो द मैटर वेवलेंथ,
तो लैम्डा क्या होगा, मैटर वेवलेंथ, ठीक है। इसका और एक भी नाम है, उसको बोलेंगे हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। सो पी ऑल्सो एट्रीब्यूट ऑफ ए पार्टिकल, तो पी क्या होगा, पार्टिकल का मोमेंटम होगा, ये आता है, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे और एक बहुत इजी एक एस्पेक्ट लेके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो अगर c, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। अब न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बोल सकते हैं, लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो अगर यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, देखो c ओवर न्यू। अब इस c ओवर न्यू का जो वैल्यू आया वो अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो। सो फाइनली वी गेट p इक्वल टू h ओवर लैम्डा क्या होगा, c ओवर न्यू। सो c ओवर न्यू, यहां पे क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, h न्यू ओवर c, ठीक है। सो दैट्स द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। सो अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन, अगर फोटोन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा दैट्स इक्वल द वेवलेंथ ऑफ द ईएम रेडिएशन। सो क्या मिला यहां पे, सो यहां पे हम लोगों को मिल गया so the de Broglie wavelength, the de Broglie wavelength de Broglie wavelength of a photon equal wavelength of EM radiation, which is the photon is a quantum energy and momentum, ठीक, radiation, so which is the photon is a quantum और क्वांटा कुछ बोल सकते हैं, इज क्वांटम की कैपिटल दे देते हैं, क्वांटम एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इजी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल। सो लार्जर ऑफ एम द स्मॉलर वेवलेंथ। सो यहां पे देखो क्या होगा, अगर लैम्डा इस इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू क्या है, h बाई p, सो लैम्डा इक्वल टू h बाई p और h ओवर p एंड h दैट इज mv, ठीक है। सो अगर लैम्डा और m wavelength and mass, they are inversely proportional. If a larger mass is a smaller wavelength, the smaller mass is greater wavelength, is larger wavelength. तो क्या होगा यहाँ पे, now if smaller mass have larger wavelength and if larger mass have smaller
वेवलेंथ, ठीक है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर एक एग्जाम्पल पे हम लोग क्या देखेंगे, देखो तो ले लेते हैं, अगर मास 0.12 केजी है, ठीक है, सो स्पीड दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो बाकी जो है देखो यहाँ पे अब एच प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स वैल्यू है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो P इक्वल टू एम वी, मोमेंटम क्या निकलेगा, सो P इक्वल टू एम वी, मास क्या है 0.12, वेलोसिटी है 20, सो मोमेंटम निकलेगा 24.40। अब मास का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मोमेंटम निकल गया। अब लैम्डा वेवलेंथ, सो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, एच ओवर पी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रखना होगा हम लोगों का, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड, ठीक है। आप पी का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, ये पुट कर दो यहाँ पे 2.40 केजी मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली वी गेट 2 ये कैलकुलेट करने लेना कैलकुलेटर से, कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आएगा 2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। सब देखो तो जो वैल्यू मिला है हम लोगों को, जूल्स किसका था, जूल्स होता है वर्क डन का यूनिट। सो यहाँ पे अगर हम लोग डायमेंशनली देखेंगे, सो क्या होगा, सो लैम्डा तो वेवलेंथ, वेवलेंथ का तो यूनिट, लेंथ का यूनिट तो मीटर होगा, तो जूल्स अगर डायमेंशनली देखेंगे तो सेकेंड ओवर केजी मीटर, नीचे में क्या था सेकेंड, ठीक है। तो जूल्स वर्क डन का क्या होगा, फोर्स मतलब मास टाइम्स एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम्स क्या होगा डिस्प्लेसमेंट नॉट सेकेंड, ठीक है। क्या निकला नीचे, केजी मीटर पर सेकेंड। अब एक मीटर तो चला गया, एक एक ये भी चला गया, एक सेकंड नीचे से चला गया, के चला गया, फाइनली बचा क्या, ये वाला, ये वाला, ठीक है। सो क्या मिला, लैम्डा का वैल्यू 2.76 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। सो देखो मास क्या था 0.12 केजी एंड वेवलेंथ क्या है, देखो 10⁻⁻34, दैट्स वेरी स्मॉल, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बहुत ही इजी है। मतलब अगर मास ज्यादा होगा पार्टिकल का तो उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होगा, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो मास कम होगा, ठीक है। मास कम तो वेवलेंथ ज्यादा, अगर वेवलेंथ कम तो मास ज्यादा। नाउ दो नोट्स यहां पे बना लेना, नोट, इन आवर डेली लाइफ वी डील विद अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, तो हम लोग का जो डेली लाइफ में हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मतलब लार्जर ऑब्जेक्ट से हम लोग डील करते हैं। सो एम का वैल्यू क्या होगा, दैट्स एम इज वेरी लार्ज, इफ मास इज वेरी लार्ज तो उस पार्टिकल का वेवलेंथ क्या होगा, दैट्स वेरी स्मॉल, दिस इतना स्मॉल होगा, सो दैट्स कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा, so they don't show in wave nature, ठीक है, इन वेरी स्मॉल, सो डेली लाइफ, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट डोंट शो वेव नेचर, क्योंकि उसका वेवलेंथ का वैल्यू बहुत ही कम होगा। सो क्या होगा, इन आवर डेली लाइफ we deal with
मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट okay, so m is very high, so mass is very high. ठीक है, अगर मास का वैल्यू ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा वेवलेंथ, सो लैम्डा वेवलेंथ is very small. ठीक है, सो इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट they don't show wave nature, they don't show wave nature, क्योंकि वेव लेंथ का वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए वो वेव नेचर को शो नहीं करेगा। ना अगर नोट टू अगर उल्टा हो जाए तो, सो वेरी स्मॉल पार्टिकल और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, very small object like quantum particle, like quantum particle, ठीक है, सो क्वांटम पार्टिकल क्या होगा, लाइक इलेक्ट्रॉन, ले लो मास एंड चार्ज ई, मास को m दे देते हैं और चार्ज को अगर हम लोग ई देंगे, सो यहां पे क्या देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट अगर वेरी स्मॉल होगा तो मास बहुत कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ke of electron, kinetic energy of electron is equal to work done by the electric field, work done by the electric field, by the electric field। सो क्या होगा देखो यहाँ पे, सो काइनेटिक एनर्जी के that is also equal to work done by the electric field is क्या होता है, EV। ठीक है, नाउ अगर हम लोग के काइनेटिक एनर्जी का हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब करें, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सो के दैट इज इक्वल टू कोई और कलर ले लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, सो अगर यहाँ पे ऊपर में एक m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, ट्वाइस m, सो एम वी क्या होगा, मास टाइम्स वेलोसिटी दैट्स मोमेंटम, सो p स्क्वायर ओवर 2m दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ev। ठीक है, सो अगर हम लोग p स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ट्वाइस m ev, और p इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट ओवर ट्वाइस m ev। सो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन मिला है हम लोगों को, ठीक है, ये जो इक्वेशन मिला है इसमें देखो m क्या है, मास, मास है पार्टिकल, एक कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का अगर छोटा बहुत ही, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन that is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg m case और SI में, ये क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम, सो V कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो अगर V का कोई वैल्यू रहेगा
तो यहां से लैम्डा भी कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, from de Broglie we know that lambda equal to h over p. So from de Broglie we know that lambda equal to h over p. So p का वैल्यू क्या है यहाँ पे, p that is h over root over of twice m e v. ठीक है, अब यहाँ पे देखो h भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, बट v कांस्टेंट है, v वेरिएबल होगा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. अब ये v क्या होगा, v इज द v होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, अब देखो तो मिल गया v का वैल्यू. तो यहां से हम लोग v भी कैलकुलेट करेंगे अगर कुछ गिवन डेटा रहेगा तो. नाउ द वेवलेंथ इन द सेम ऑर्डर, तो निकल गया de Broglie. सो v इज मिल गया, v क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. सो द वेवलेंथ ऑफ द सेम ऑर्डर, एक नोट कर लो यहाँ पे, बहुत ही की इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द वेवलेंथ of same order as spacing between atomic plane, between atomic plane in crystal, these suggest that matter waves wave associated with the electron with electron with electron could be verified by the crystal diffraction, could be verified by the crystal diffraction. ठीक, और एनालोगस टू एक्स-रे डिफ्रैक्शन. सो हम लोग जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब डिफ्रैक्शन क्या था वो हम लोग उसमें जानेंगे. सो क्या है देखो यहाँ पे, so wavelength of some order or spacing between atomic plane of crystal, और क्रिस्टल के एटॉमिक प्लेन में अगर जो स्पेसिंग रहेगा, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, that space suggests that the matter associated with the electron could be verified by the crystal diffraction. ठीक है, सो वो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन से वेरीफाइड हो जाएगा एटॉमिक स्पेसिंग. सो फाइनली de Broglie ने क्या बोला, दैट इन्वेंटेड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया. He awarded Nobel Prize on 1929. So de Broglie फाइनली क्या इन्वेंट किया था, de Broglie इन्वेंटेड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर है, उन्होंने वो इन्वेंट कर दिया. सो फाइनली हम लोग ने क्या पहुंचा फाइनली, so de Broglie invented wave nature of electron. So de Broglie invented wave nature of electron. उसके लिए उनको 1929 में नोबेल प्राइज मिला था.
rise in physics is discovery of wave nature of electron. ठीक है, सो डी ब्रोगली क्या था, हम लोग के सिलेबस में जो था वो हमने स्टडी कर लिया, ये बेसिक था, वो बेसिक में जो वेव नेचर ऑफ मैटर का। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड बॉर्न इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ये बेसिक है, ठीक है, एकदम इजी टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और रेगुलर लेक्चर देखते रहना, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 2 पार्ट बाय पार्ट देख लेना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो उसको भी प्रेस कर देना, पढ़ते रहना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।